हाय। तो आज हमारा एक टॉपिक होने वाला है फिर से लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इन प्रीवियस लेक्चर इन पार्ट 1 वी हैव डन जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तीन मेथड था, जनरल मेथड, लेबोरेट्रिकल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। तो हम लोग अभी लेबोरेट्रिकल करेंगे। ये लेबोरेट्रिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाइड्रोजन का मतलब कि हम लोग लेबोरेटरी से हाइड्रोजन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। जनरल मेथड तो हम लोग जान चुके कि वो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जब कोई मेटल हम लोग लेते हैं उस मेटल के साथ उसको डायरेक्ट रिएक्शन कराया जाता है, तो रिएक्शन कराने के साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जो कि पार्ट नंबर 1 में है, आप जाके देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद इस केस में क्या है कि ध्यान से समझिएगा, दो हम लोग बीकर लिए हुए हैं। ठीक है, बीकर बोल रहे हैं, थ्रस्टल फनल उसके साथ ऐड है, मतलब दो कंटेनर लिए हुए हैं। एक कंटेनर के अंदर क्या किए हुए हैं हम लोग कि जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड किए हुए हैं। इन फर्स्ट कंटेनर वी हैव ऐड फर्स्ट थिंग दैट इज जिंक ग्रैन्यूल। सेकंड थिंग व्हाट वी हैव एडेड दैट इज डाइल्यूट HCl or H2SO4, any mineral acid we can add, but best is to extract more amount of hydrogen. The best is HCl or H2SO4. That is the thing. Okay. If now first thing is that, sir, before going to proceed next step, first thing is that, sir, what is zinc granule? जिंक ग्रेन्यूल क्या होता है? सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि जिंक ग्रेन्यूल होता क्या है। तो आप ध्यान से समझिएगा, जिंक ग्रेन्यूल कुछ नहीं, हम यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख दिए, देखिए आप यहाँ पे, हम उसे एक बार समझा देते हैं पहले, उसके बाद हम ही करेंगे। जिंक ग्रेन्यूल कुछ नहीं है, जब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जिंक के साथ कॉपर को ऐड कराया जाता है। देखिए, कॉपर एज ए इम्प्योरिटी, कॉपर इम्प्योरिटी, जब प्योर जिंक लिया गया उसके साथ with that pure copper, sorry, zinc, when we add impurity of copper, means pure zinc is there, and when we add copper on that zinc, that will become impure. Why it will become impure? Because जिंक इज प्योर। एक कंटेनर के अंदर पानी रखा हुआ है, सिर्फ पानी है, और अगर उसको गंदा करना है, तो गंदा तो होता नहीं है पर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, बट अगर उसको गंदा करना है तो उसमें हम लोग चीनी मिला देते हैं या सैंड मिला देते हैं, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वो गंदा हो चुका है, पर वो हमारे यूजफुल में आ जाता है। जैसे सैंड पानी हमारे यूजफुल में कुछ नहीं है वो, बट पौधा में आप जब देने जाएंगे तो सैंड तो नहीं, लेकिन अगर मिट्टी पानी मिला के देने जाएंगे तो कोई उसके लिए यूजफुल हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है सिचुएशनशिप के हिसाब से कि कौन सा सब्सटेंस को आप कहाँ यूज करना चाहते हैं, कौन सा सॉल्यूशन को कहाँ यूज करना चाहते हैं। तो सेम जिंक के अंदर जब कॉपर मिलाया जाता है तो वो तो इम्प्योर हो गया। ठीक है, कॉपर एज इम्प्योरिटी टू स्पीड अप रेट ऑफ रिएक्शन, जिंक और कॉपर को एक साथ मिला के यहां पे रखा गया। इस कंटेनर में, इस बीकर में जिंक ग्रैन्यूल्स को रखा गया है। जिंक ग्रैन्यूल्स को जब इसके अंदर डाला गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। जिंक ग्रैन्यूल को जब इसके अंदर डाला गया तो ऊपर में एक साथ तो सारा एसिड इसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि हमको हाइड्रोजन गैस एक्सट्रैक्ट करना है। तो धीरे धीरे एक रिसाव से, मतलब एक दो बूंद वाई बूंद करके जब हम इसके अंदर छोड़ते जाएंगे जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर, अब आप समझ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिंक ग्रैन्यूल्स क्यों लिखा हुआ है। ग्रैन्युलेटेड जिंक्स मींस देयर इज एन इम्प्योरिटी ऑफ copper. Okay, zinc added with copper, they become impure, and when they become impure, the rate of reaction will become more fast as compared to pure zinc. प्योर जिंक में जो रिएक्शन होता है उससे ज्यादा फास्ट रिएक्शन अब होगा कॉपर ऐड करने के बाद। ओके, नेक्स्ट, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब इसके अंदर ऐड किया गया, ठीक है, किसके अंदर सर? एसिड के अंदर। कौन सा एसिड लेना है सर? मोस्टली आप HCl H2SO4 को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इट इज द किंग ऑफ एसिड H2SO4, बट HCl is also what we can say that very hard acid. You also know that the pH is 1 or 1 approx, 1 या 1.5 के आसपास, 1 और 1.5 के लगभग। ओके, यू कैन सी एग्जैक्ट डाटा। तो सर, why you have written DIL, dilute? In previous lecture I have already discussed DIL. When there is dilute
term is used in chemistry, it will not write you properly dilute, it will write DIL इन रिएक्शन के अंदर तो आप स्पेशल ध्यान रखिएगा कि वो DIL को मेंशन करेगा। और डिल डाइल्यूट के बाद दूसरा टर्म था कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में CONC फुल स्टॉप ऐसे करके लिखा रहेगा। कंसंट्रेटेड मींस हाउ मच वाटर इट नीडेड इट विल यूज्ड, ओके, दैट इज कंसंट्रेटेड। तो डिल डाइल्यूट HCl H2SO4। okay, now when acid is passed through this crystal funnel inside zinc granules, when acid is passed through crystal funnel inside this zinc granule, then they start their own reaction। जब एसिड को इस जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर पास कराया गया, देखिए जिंक तो आप उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, पर उसके साथ जब कॉपर मिलाया गया तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया, जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लिया। कौन सा एसिड सर? HCl H2SO4 एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो जिंक का रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होगा तो SO4 पे कितना चार्ज? -2, H पे क्या चार्ज? प्लस, जिंक के क्या चार्ज? Zn2 प्लस होता है। तो जब इसका रिएक्शन आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो प्लस और माइनस के साथ अपोजिट होगा, तो ZnSO4 प्लस माइनस के साथ कैसे होगा? आप 7 क्लास में क्रिस क्रॉस पढ़े हुए हैं इस टाइप से, जिंक SO4 2 ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, यहां से क्रिस क्रॉस। ओके, तो ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो मेन हमारा रिएक्शन के अंदर क्या काम था? मेन हमारा काम था H2 को निकालना, मेन हमारा यूज था हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवाना। अगर मेरा इन लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन में हमारा मकसद क्या है? जैसे आप जिंदगी के अंदर ड्रीम लेके चलते हैं कि हमको IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, तो इस मेथड का, इस पूरे लेबोरेटरिकल एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है? टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ZnSO4 फॉर्म हुआ प्लस H2 गैस निकला। तो जो H2 गैस यहां से एक्सट्रैक्ट हुआ, यहां से इस कंटेनर के अंदर जैसे क्रिस्टल फनल से एसिड पास कराया गया, तो जब यहां पे रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन जब हुआ तो इसके अंदर पूरा हाइड्रोजन गैस भर गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पूरा भर गया। जब हाइड्रोजन गैस भर गया तो इस हाइड्रोजन गैस, देखिएगा इस पूरे जितना भी कंटेनर सबको फुल्ली एयर टाइट रहना चाहिए। अगर एयर टाइट नहीं हुआ तो आपके इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कंबशन हो जाएगा, वो आग पकड़ लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव गैस, वो जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रिकॉशन में हम सब दिए हुए हैं। हाइड्रोजन इज वेरी एक्सप्लोसिव, बहुत जल्दी एक्सप्लोड करता है, हाईली इनफ्लैमेबल, ओके, इफ मिक्स्ड विथ एयर। अगर एयर के साथ इसका थोड़ा भी कांटेक्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा भी कांटेक्ट हो गया, तो ये काफी जल्दी एक्सप्लोड करता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हुआ? जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला, ये हाइड्रोजन गैस के पासिंग के लिए हम लोग एक बगल से ट्यूब लगाए हुए हैं, ये पूरा कॉर्क के साथ टाइट है, ये ध्यान रखना है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, कहीं से भी इस तरह से नहीं बनाया गया कि ऑक्सीजन अंदर चले जाए। इस चीज को हम पहले बता देते हैं। प्रिकॉशन में ये होना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन इंटर नहीं करना चाहिए, वरना फिर आपको हानि पहुंच सकता है, आपको ब्लास्ट का सीन देखना पड़ सकता है, आपके बॉडी पे क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ब्लास्ट होने से जो हार्म हो सकता है, वो चीज आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करते हैं। ऑक्सीजन कहीं से भी इंटर करिए, क्योंकि रिएक्शन से पहले हो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिएक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो रिएक्शन से पहले आप अपना सेटअप पूरा कंप्लीट कर लें। अब क्या हुआ? यहां से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ रिएक्शन के बाद, जिंक ग्रेन्यूल्स मींस ग्रेन्यूलेटेड जिंक, कहने का मतलब हो गया जिसमें कि कॉपर का इंप्योरिटी अवेलेबल है। क्यों मिलाया गया सर इंप्योरिटी? ताकि रिएक्शन को फास्ट किया जा सके, टू इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। इफ रेट ऑफ रिएक्शन विल इनहेंस्ड मींस द कॉपर इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस। कैटलिस्ट क्या होता है सर? कैटलिस्ट मींस जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो करवा सकता है, मोस्टली फास्ट ही करवाता है रिएक्शन को, मतलब कि जो रिएक्शन 5 मिनट में होने का है उसको 3 मिनट में, 2 मिनट में करवा देता है, वो कैटलिस्ट का काम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ? यहां से जब हाइड्रोजन गैस निकला तो इस फनल के थ्रू, इस पाइप के थ्रू ये चला गया इस वाले सिस्टम में,
यहाँ पे वाटर दिए हुए हैं। वाटर क्यों दिए हुए हैं सर? कि अगर डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट में रखेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तो फिर जाके ये एक्सप्लोड कर सकता है। इसीलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किए। तो सर हाइड्रोजन के साथ भी तो वाटर है ना, तो ये वाटर को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ये H2O है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन सेपरेट नहीं है। सेपरेट ऑक्सीजन कहने का मतलब कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स है, तो वो ऑक्सीजन नहीं। इसीलिए जब इस पाइप को यहाँ लाया गया, तो यहाँ से जब यहाँ जो हाइड्रोजन था, इसको जब यहाँ छोड़ा गया, तो ये हाइड्रोजन धीरे 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 पानी में, तो हाइड्रोजन तो काफी हल्का गैस है, तो हल्का गैस होने की वजह से ये ऊपर चला जाता है। ये सारा सिस्टम के अंदर यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, और ये पैकेज है, पैक है, यहाँ से कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। ये पूरा एकदम यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, और जब डिपॉजिट हो गया तो फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक हाइड्रोजन को ले जा पा रहे हैं, सक्सेसफुली आप यहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से भी आपको एक्सट्रैक्ट करने में कोई परेशानी तो होगा नहीं, कोई तकलीफ तो होगा नहीं। इसीलिए ये क्लोज्ड है, तो इसीलिए प्रिवेंट फ्रॉम हाइड्रोजन गैस लीकेज केप्ट इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इसलिए रखा गया है ताकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से वो ऊपर जाता है। तो ऊपर में जैसे गिलास है, जैसे एक गिलास ले लेते हैं, तो गिलास को जब आप सीधा रखेंगे तो ऊपर का नोजल खुला रहता है। जैसे गिलास अगर हम बना के दिखाएं आपको यहाँ, तो ऐसे गिलास है, तो ऊपर का नोज खुला हुआ है, तो इसीलिए हम इसको इन्वर्टेड कर दिए ऐसे, ताकि ये पैक हो जाए। और पैक हो जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भागेगा नहीं, ऊपर उड़ नहीं सकता है, ठीक है। और ये खुला रहता तो निकलने का चांस थोड़ा ज्यादा था, और यह किसी भी तरह से अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता तो फिर एक्सप्लोड कर सकता था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रोसेस में, अब ये प्रोसेस सिस्टम हम लोग समझ चुके कि सिस्टम में क्या है। जिंक लिए, H2SO4 लिए, जब इसका रिएक्शन कराए तो हम लोग को हाइड्रोजन गैस एक्सट्रैक्ट हुआ। हल्का होने की वजह से ये ऊपर आके डिपॉजिट कर गया। हाइड्रोजन कलेक्टेड इन दिस प्रोसेस बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ वाटर। क्या सर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एयर हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था, बिकॉज इनसाइड एयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो फिर आप वहां पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे आपको वाटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ओके, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगा एयर के साथ, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आ गया तो फिर आप जानते हैं काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। उसके बाद ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाई सर? एक्सोथर्मिक मींस ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, हीट एनर्जी रिलीज होता है। और इंडोथर्मिक दो टर्म होता है, एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस वेयर हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज हुआ, गैस ही रिलीज हुआ, मतलब कि हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सोथर्मिक। और इंडो मतलब जिसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो ताकि वो रिएक्शन हो सके, तो एक्सो इंडो का यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक का मतलब। उसके बाद ग्रेन्युलेटेड हम आपको समझा दिए, रेड रिएक्शन को स्पीड कराने के लिए ग्रेन्युलेटेड जिंक का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट इस साइड आते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या रखा जाएगा, यहाँ तक तो हम आपको बता चुके हैं। हाइड्रोजन बहुत एक्सप्लोसिव गैस है। एक्सप्लोसिव कहने का मतलब ये हो गया काफी जल्दी रिएक्शन करने वाला, काफी जल्दी ब्लास्ट करने वाला। जैसे कि आप जनरल मेथड में पढ़े थे कि अगर पोटेशियम या सोडियम को पानी के अंदर या फिर हवा के अंदर जैसे आप लाएंगे, फटाक से ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है। पहला वीडियो देख लेंगे, इस वीडियो हाइड्रोजन का पार्ट 1 देख लेंगे, उसमें दिया हुआ है कि वो जल्दी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता नहीं है, वो आग पकड़ लेता है फट से। तो सेम वही चीज हो गया, ठीक है। एक्सप्लोसिव, ऑल कंटेनर शुड बी एयर टाइट प्लस अवे फ्रॉम फ्लेम। फ्लेम से आपको दूर रखना है। अगर गलती से यहाँ पे भी आप कहीं पे भी माचिस का तिल्ली में जैसे छोटा सा चिंगारी भी अगर आप इस कांटेक्ट में कहीं पे भी लेके आ गए और वहां से लीकेज है, तो फट से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगा। इसीलिए कहीं से लीकेज नहीं रखना है। लीकेज रसाव कहीं रहेगा, अगर थोड़ा थोड़ा गैस लीक होते रहेगा तो फिर आपका इस पूरे कंटेनर में आग लगने का संभावना बहुत ज्यादा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब टेस्ट कैसे करेंगे सर कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ? टेस्ट करने का तरीका ये है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होता। ऑर्डरलेस मींस स्मेल, तो कोई स्मेल नहीं होता। न्यूट्रल गैस होता है, ठीक है। इसीलिए तो वाटर जो बनता है वाटर जो बनाया जाता है, तो इसीलिए तो न्यूट्रल होता है ना, H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो यही चीज तो है ना। जैसे कि अगर हम छोटा सा यहाँ पे दें आपको एग्जांपल, देखिएगा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो, तो देखिए
देखिए आप यहाँ पे, तो सेम यही चीज तो हो गया, ये बैलेंस हम कर दिए। बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा, बैलेंसिंग का बहुत सारा लेक्चर यहाँ डाला हुआ है, अगर आपको फिर भी जरूरत है तो आप हमें बोलिएगा। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इसीलिए तो वाटर भी तो न्यूट्रल है ना, जो बिल्कुल न्यूट्रल है। ओके, तो यहाँ पे फ्लेम सॉरी हाँ, ऑर्डरलेस न्यूट्रल गैस, प्योर हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर, पेल ब्लू फ्लेम। सर पेल ब्लू फ्लेम क्या होता है? पेल ब्लू फ्लेम कहने का मतलब ये हो गया कि हल्का पेल हल्का ब्लू फ्लेम से, जैसे कि आप जब गैस चूल्हा को बर्न करते हैं, जैसे कि आप गैस चूल्हा का नोजल ओपन किए, वहां पे लाइटर मारे, तो लाइटर मारते हैं तो वहां पे आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, वहां पे एकदम प्योर ब्लू दिखता है, पर यहाँ पे हल्का ब्लू कलर में आपको जलता हुआ दिखेगा। हाइड्रोजन गैस जब भी जलेगा ब्लू कलर में जलेगा। जैसे आप माचिस जलाते हैं तो माचिस जब जलता है तो येलो कलर में जलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन वही जब हाइड्रोजन गैस रहेगा वो पेल ब्लू कलर में जलता है, ये ध्यान रखिएगा। पेल ब्लू फ्लेम होता है उसका, सॉरी कलर नहीं, फ्लेम। फ्लेम कहने का मतलब कि जो आप कैंडल जब बर्न करते हैं तो फ्लेम आता है ना, वो फ्लेम। जैसे कंबशन और फ्लेम पढ़े होंगे ना आप, एक टॉपिक था। तो जैसे हम मान के चलिए ये कैंडल हो गया, ठीक है, ये कैंडल है, तो यहाँ से जो बर्न हो रहा है ये वाला, ये इसकी बात हम कर रहे हैं, ये ठीक है, जो आपको कंबशन फ्लेम दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फ्लेम। एक टर्म आपके बुक में लिखा हुआ था उसमें कि केमिस्ट्री बुक में एनहाइड्रस और हाइड्रस था। एनहाइड्रस ये हम दोनों समझा देते हैं केमिस्ट्री के अंदर। एनहाइड्रस कहने का मतलब हो गया नो वाटर, नो एनी प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रस कहने का मतलब हाइड्रस वा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है तो वाटर होगा, तो वही चीज हो गया, नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, और प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा तो हाइड्रस बोलेंगे उसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बर्न्स विथ ए पॉप साउंड, हाइड्रोजन जब भी बर्न होता है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख जाए कि पॉप साउंड से बर्न हो रहा है, इसका मतलब उसका आंसर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन तो है ही, और भी हो सकता है, वो बात की बात है, पर क्वेश्चन के हिसाब से आप एक चीज देख के रखिएगा कि अगर पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन उसका आंसर कहीं ना कहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना है। हर समय नहीं पर आता है। उसके बाद आपकी क्लास में तो बिल्कुल आएगा। इट इज ए कंबस्टेबल गैस, बिल्कुल सही, बट नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबस्टेबल गैस तो है लेकिन कंबस्टेबल सबका सपोर्टर नहीं। इसका क्या मतलब हुआ सर? कंबस्टेबल गैस कहने का मतलब ये हो गया कि खुद में आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर कहीं आग जल रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए कहीं पे आग लग रहा है, तो आग लग रहा है तो आप वहां जाके हाइड्रोजन छिटेंगे तो और आग धधक जाएगा, नहीं, आग धधकता नहीं है, बोले तो आग पकड़ता नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि खुद में बर्न हो जाता है, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया खुद बर्न कर जाएगा। और आपको उसको बुझाने से पहले अगर हाइड्रोजन मान के चलिए कि किसी एक जगह में आपको आग पकड़ा हुआ है, एक सेकंड हम डस्टर ले आते हैं। जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस जगह आग पकड़ा हुआ है, यहाँ पे फायर है, फायर है। अब आप यहां से आके हाइड्रोजन का छिड़काव करेंगे, तो हाइड्रोजन छिड़काव करेंगे तो इसे आग बुझेगा नहीं, और हाइड्रोजन में खुद आग पकड़ लेता है। कहने का मतलब ये हो गया, अब इस फायर को सपोर्ट नहीं किया, ये खुद में बर्न हो गया। इसका मतलब कि यहां से जैसे आप छिड़काव किए तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो होगा ही, और ऑक्सीजन है तो फट से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुद बर्न हो गया। ये इसको सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं कि फायर यहां तक था तो और ऐसे फैला दिया, नहीं, वो चीज पेट्रोल करता है कि अगर पेट्रोल ऐसे ऐसे है तो आग ऐसे ऐसे आते जाता है, नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पर हाइड्रोजन सपोर्ट नहीं करता, ये खुद में बर्न, खुद में कंबस्टेबल गैस है लेकिन सपोर्टर नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो और भी कोई दिक्कत हो आपको इस पूरे टॉपिक में, बोले तो इंडस्ट्री लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन में अगर कोई भी दिक्कत हो, ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 है इस हाइड्रोजन टॉपिक का। पार्ट 3 भी आ जाएगा बहुत जल्द, 2 से 3 दिन में हम आपको पार्ट 3 भी डाल देंगे, ये हो सकता है उससे पहले भी डाल दें। तो प्लीज बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मे भी हो सकता है हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज करके वीडियो डालते रहे। बायोलॉजी पे अभी वीडियो नहीं आ रहा है, पर हम प्रयास में है कि बायोलॉजी के अंदर भी वीडियो आपको बहुत जल्द दें। या आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। अभी एग्जाम का समय चल रहा है, पढ़ने लिखने का समय चल रहा है, बिल्कुल हम आपको प्रयास करेंगे कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। बहुत दिन से वीडियो स्टॉप हो चुका था, पर अब बहुत प्रयास में है कि वीडियो स्टॉप ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को उम्मीद रहता है कि अगर एक बार एक्सप्लेन कर दिए होते सर, क्योंकि बच्चे क्लास में तो पढ़ते ही हैं, टीचर उनको पूरा समझाते ही हैं, बस एक रिवीजन के फॉर्म में मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ रिवीजन के लिए।
अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्पस होता है कि रिवीजन पर्पस से। बाकी आपको किसी भी चीज में, आप देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया, तो मैं भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया हो वीडियो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।